सुनो, मैंने ये निर्णय लिया है कि बहू को गहने हम शादी के 3-4 साल बाद देंगे। अभी शादी में तो सिर्फ हल्के फुल्के गहने चढ़ा देते हैं। शिवराज जी ने अपनी पत्नी सविता से कहा। उनकी आवाज में कठोरता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दर्द था जिसे वे वर्षों से अपने भीतर दबाकर जी रहे थे। सविता ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? लोग क्या कहेंगे कि शादी में हमने बहू को कुछ भी नहीं दिया। रिश्तेदार तो वैसे ही बातें बनाने का मौका ढूंढते रहते हैं। शिवराज जी ने गहरी सांस ली और सामने दीवार पर टंगी अपने बड़े बेटे अंशुल की शादी की तस्वीर देखने लगे। कुछ पल तक वे तस्वीर को देखते रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, लोग क्या कहेंगे ये सोचते सोचते ही तो आज इस हालत में पहुंच गया हूँ। बड़ी बहू को भी तो पूरे मान सम्मान से गहने चढ़ाए थे, अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया था, बैंक से लोन लिया था, खेत गिरवी रखे, पुरानी बचत तक निकाल ली। लेकिन क्या हुआ? शादी के 2-3 महीने बाद ही वो अपना स्त्री धन, गहने और एलिमनी लेकर चली गई। आज तक उसका कर्ज चुका रहा हूँ, अब दोबारा वही गलती नहीं कर सकता। शिवराज जी की आंखें भर आई थीं। सविता ने उन्हें शायद पहली बार इतना टूटा हुआ देखा। उसने धीरे से पूछा, क्या हर लड़की एक जैसी होती है? शिवराज जी ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी बेटी पर शक नहीं कर रहा, लेकिन एक पिता जब एक बार जल जाता है तो अगली बार आग देखकर डरना सीख जाता है। मैं सिर्फ अपने परिवार को दोबारा टूटते हुए नहीं देख सकता। इतने में छोटा बेटा आदित्य कमरे में आ गया। उसने बातचीत का आखिरी हिस्सा सुन लिया था। वो कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर बोला, पापा, अगर मेरी शादी आपको इतना डर दे रही है तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। शिवराज जी तुरंत उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। पागल मत बन बेटा, मैं तेरी शादी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तेरा घर बसे, तेरी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, लेकिन इस बार मैं भावनाओं में बहकर फैसला नहीं करूंगा। आदित्य अपने पिता के चेहरे को देखता रह गया। उसे याद आ गया कि 3 साल पहले उसका घर कैसा था। हर समय हंसियां गूंजती रहती थीं। उसके बड़े भाई अंशुल की शादी तय हुई थी। पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा उत्साह उनके घर में था। शिवराज जी एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। नौकरी ईमानदारी से की थी, इसलिए करोड़ों की संपत्ति नहीं थी। बस एक छोटा सा घर, छोटी सी खेती और जीवन भर की बचत। लेकिन बेटे की शादी में उन्होंने कभी पैसों का हिसाब नहीं लगाया। वे हमेशा कहते थे, बेटे की शादी जिंदगी में एक ही बार होती है। शादी के लिए उन्होंने शहर के सबसे अच्छे बैंक्वेट हॉल की बुकिंग करवाई। रिश्तेदारों के सामने कभी अपनी तंगी जाहिर नहीं होने दी। सविता कई बार कहती, इतना खर्च मत करो, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। लेकिन शिवराज जी मुस्कुराकर कहते, बहू पहली बार इस घर में आएगी, उसे कभी महसूस नहीं होना चाहिए कि उसके ससुर ने उसके सम्मान में कोई कमी छोड़ी। बहू निशा जब पहली बार घर आई थी तो सचमुच सबकी आंखों का तारा बन गई थी। सुंदर, पढ़ी लिखी और मीठा बोलने वाली। सविता उसे बेटी कहकर बुलाती थी। शिवराज जी ने शादी के दूसरे ही दिन घर की अलमारी की चाबी उसके हाथ में रखते हुए कहा था, बेटी, अब ये घर तुम्हारा है। निशा मुस्कुराई थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान उसके दिल तक कभी नहीं पहुंची। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसने घर वालों से दूरी बनानी शुरू कर दी। कभी मायके जाने की जिद, कभी छोटी छोटी बातों पर नाराजगी, कभी घंटों मोबाइल पर व्यस्त रहना। अंशुल ने सोचा, नई जगह है, समय लगेगा। उसने कभी उससे शिकायत नहीं की। एक शाम अंशुल ऑफिस से जल्दी घर लौट आया। उसने देखा कि निशा छत पर किसी से फोन पर कह रही थी, बस थोड़ा और इंतजार करो, सब कुछ लेकर मैं हमेशा के लिए आ जाऊंगी। अंशुल के कदम वहीं रुक गए। उसने उस समय कुछ नहीं कहा। उसे विश्वास था कि शायद उसने गलत सुना हो। लेकिन अगले कुछ दिनों में कई ऐसी बातें हुई जिन्होंने उसका विश्वास हिला दिया। आखिर एक दिन निशा ने खुद स्वीकार कर लिया कि वो किसी और से प्रेम करती थी और परिवार के दबाव में उसने ये शादी की थी। उस दिन शिवराज जी ने सिर्फ एक सवाल पूछा था, बेटी, अगर तुम्हारे मन में कोई और था तो तुमने शादी से पहले मना क्यों नहीं किया? हमारा पैसा वापस आ जाता, इज्जत भी धीरे धीरे संभल जाती, लेकिन किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। निशा ने सिर झुका लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही हफ्तों में मामला अदालत तक पहुंच गया। समझौता हुआ। कानून के अनुसार उसका स्त्री धन उसे वापस मिल गया। एलिमनी भी तय हुई। शिवराज जी ने बिना बहस किए सब दे दिया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी,
मैं कानून से नहीं लड़ूंगा, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि किसी भी घर के साथ ऐसा ना हो। उस दिन के बाद अंशुल पहले जैसा कभी नहीं रहा। उसने खुद को काम में डुबो दिया। शादी की तस्वीरें अलमारी में बंद कर दी गईं। घर की हंसी जैसे कहीं खो गई। शिवराज जी हर महीने बैंक की किस्त भरते समय चुप हो जाते थे। उन्हें सोने के वे गहने याद आते जिन्होंने उन्होंने अपनी बड़ी बहू के लिए बड़े प्यार से बनवाया था। पैसे का दुख उतना नहीं था जितना उस भरोसे के टूटने का था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। 3 साल बाद रिश्तेदारों ने फिर कहना शुरू कर दिया, अब आदित्य की शादी कर दो। शिवराज जी हर बार एक ही जवाब देते, पहले ऐसी लड़की ढूंढो जिसे शादी से पहले ही इस रिश्ते पर पूरा विश्वास हो। मुझे सुंदर बहू नहीं चाहिए, मुझे सच्चे संस्कारों वाली बेटी चाहिए। लगभग 8 महीने बाद आदित्य के लिए एक रिश्ता आया। लड़की का नाम था आरती। वो एक साधारण परिवार की बेटी थी। उसके पिता महेंद्र एक बैंक में क्लर्क थे और माँ गृहिणी। आरती एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। रिश्ता कराने वाले ने सबसे पहले यही कहा, लड़की बहुत समझदार है। पहली मुलाकात में आदित्य और आरती को अकेले बात करने का अवसर दिया गया। करीब आधे घंटे बाद दोनों वापस आए। दोनों के चेहरे पर सहज मुस्कान थी। शिवराज जी ने उसी समय तय कर लिया कि इस बार वे कोई बात छिपाएंगे नहीं। उन्होंने महेंद्र जी से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जिसे शायद बहुत लोग गलत समझें। महेंद्र जी मुस्कुराए, रिश्ते सच पर टिकते हैं, खुलकर कहिए। शिवराज जी ने पानी का गिलास मेज पर रखा और बोले, हम आपकी बेटी का पूरा सम्मान करेंगे। दहेज में 1 रुपया भी नहीं लेंगे, लेकिन शादी में भारी सोने के गहने नहीं देंगे। अगर भगवान ने चाहा और रिश्ता प्रेम और विश्वास से चलता रहा तो शादी के 3-4 साल बाद अपनी खुशी से उससे कहीं ज्यादा गहने दूंगा। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। महेंद्र जी कुछ क्षण तक शिवराज जी को देखते रहे। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने ठीक से सुना नहीं। उन्होंने धीरे से पूछा, शिवराज जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? शिवराज जी ने बिना किसी झिझक के कहा, जरूर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी चुप्पी बाद में किसी गलत फहमी की वजह बने। इतना कहकर उन्होंने पहली बहू के साथ हुई पूरी घटना शुरू से अंत तक बता दी। उन्होंने कहीं भी अपनी बड़ी बहू को अपशब्द नहीं कहा, न ही उसे बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, एक लड़की की गलती की वजह से मैं सारी बेटियों को गलत नहीं मानता, लेकिन उस घटना ने मेरा विश्वास जरूर तोड़ दिया। आज भी उस शादी का कर्ज चुका रहा हूँ। इसलिए मैंने तय किया है कि इस बार गहने तब दूंगा जब मुझे लगेगा कि मेरी बहू इस घर को अपना घर मान चुकी है। अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो मैं आपका फैसला सिर झुकाकर स्वीकार कर लूंगा। कमरे में बैठे सभी लोग चुप थे। महेंद्र जी ने अपनी पत्नी सुशीला की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था। तभी उन्होंने अपनी बेटी आरती से कहा, बेटा, फैसला तुम्हारा होगा। ये तुम्हारी जिंदगी है। जो तुम्हें सही लगे वही कहना। आरती ने कुछ पल शिवराज जी के चेहरे को देखा। उस चेहरे पर चालाकी नहीं थी, डर था। वो डर जो सिर्फ उस इंसान की आंखों में दिखाई देता है जिसने किसी अपने को खोया हो। उसने धीमे से कहा, अंकल, मैं एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ बेटा, जरूर, शिवराज जी ने कहा। अगर पहली बहू के साथ वो घटना ना हुई होती तो क्या आप अपनी दूसरी बहू के लिए भी यही फैसला लेते? आरती ने पूछा। शिवराज जी ने बिना एक पल गंवाए कहा, नहीं। आरती ने फिर पूछा, मतलब आपका फैसला मेरे खिलाफ नहीं बल्कि आपके डर की वजह से है? शिवराज जी की आंखें नम हो गईं। हाँ बेटा, बिल्कुल यही सच है। आरती हल्का सा मुस्कुराई। उसने कहा, तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं गहनों से नहीं, विश्वास से अपना रिश्ता बनाना चाहती हूँ। पर हाँ, मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। सभी उसकी तरफ देखने लगे। जिस दिन आपको लगे कि मैं सच में इस घर की बेटी बन गई हूँ, उस दिन मुझे गहने देते समय ये मत कहना कि बहू, ये लो तुम्हारे गहने। उस दिन सिर्फ इतना कहना, बेटी, ये हमारा वादा था जो आज पूरा हुआ। शिवराज जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सामने बैठी लड़की गहनों की नहीं, भावनाओं की कीमत समझती है। रिश्ता उसी दिन तय हो गया। घर लौटते समय सविता ने धीरे से कहा, लगता है भगवान इस बार हमारे साथ न्याय करेंगे। शिवराज जी ने आसमान की तरफ देखा। कई महीनों बाद उन्होंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया।
धीरे धीरे शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। इस बार शिवराज जी ने खर्च सोच समझ कर किया। शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन दिखावे से भी बचा। उन्होंने बैंक से लोन नहीं लिया। जितनी बचत थी उसी में सब व्यवस्थित किया गया। सविता ने हल्का सा मंगलसूत्र, एक जोड़ी झुमके, चूड़ियां और अंगूठी खरीदी। उन्हें खरीदते समय उसका मन कई बार भारी हो जाता। उसे लगता, काश मैं अपनी बहू को भी वैसा ही सजा पाती जैसा हर माँ चाहती है। लेकिन फिर उसे अपने पति का दर्द याद आ जाता। शादी का दिन आ गया। आरती लाल जोड़े में जब मंडप में पहुंची तो हर किसी की नजर उस पर टिक गई। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। 7 फेरे हुए। विदाई का समय आया तो महेंद्र जी ने अपनी बेटी का हाथ शिवराज जी के हाथ में देते हुए कहा, भाई साहब, मैं अपनी सबसे कीमती अमानत आपको सौंप रहा हूँ। इसे बहू नहीं, बेटी समझिएगा। शिवराज जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आज से ये मेरी भी बेटी है। गृह प्रवेश के बाद जब रिश्तेदारों ने बहू को देखा तो हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। लेकिन असली परीक्षा उस समय शुरू हुई जब मुंह दिखाई की रस्म हुई। एक बुजुर्ग चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, जरा अपने गहने तो दिखाना। आरती मुस्कुराते हुए अपना छोटा सा डिब्बा ले आई। जैसे ही लोगों ने उसमें हल्के गहने देखे, कई औरतों के चेहरे बदल गए। एक बुआ ने धीरे से कहा, अरे, आजकल तो लोग बहू को पूरा सेट पहनाते हैं। दूसरी बोली, इतने बड़े घर की बहू और बस इतने से गहने। तीसरी ने व्यंग्य किया, लगता है लड़के वालों ने खूब बचत कर ली। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी भी धीमी नहीं कि आरती सुन न सके। सविता का सिर झुक गया। शिवराज जी का चेहरा उतर गया। उन्हें लगा जैसे उनके फैसले की वजह से उनकी बहू का अपमान हो रहा है। तभी आरती ने मुस्कुराते हुए वो डिब्बा बंद किया और बोली, चाची जी, गहने जितने कम हो उतने हल्के होते हैं, लेकिन रिश्तों का सम्मान जितना ज्यादा हो उतना भारी होता है। मुझे इस घर में आते ही इतना सम्मान मिला है कि मुझे किसी और चीज की कमी महसूस नहीं हो रही। एक और महिला बोली, बेटी, ये बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं। आरती ने विनम्रता से जवाब दिया, नहीं चाची जी, अगर सम्मान न मिले तो करोड़ों के गहने भी बोझ लगते हैं, और अगर सम्मान मिल जाए तो एक मंगलसूत्र भी दुनिया का सबसे कीमती गहना बन जाता है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। शिवराज जी ने पहली बार गर्व से अपनी बहू की तरफ देखा। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके मन का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया हो। उसी रात जब सभी मेहमान सो गए, सविता ने शिवराज जी से कहा, आज अगर हमने बहू के गहने नहीं दिए तो उसने भी हमें कोई शिकायत नहीं दी। शिवराज जी ने धीमे से कहा, यही बात मुझे अंदर से डरा भी रही है। कहीं मैं एक अच्छी लड़की के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहा। सविता ने उनके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, समय ही इसका जवाब देगा। शिवराज जी ने गहरी सांस ली और मन ही मन एक संकल्प लिया, अगर ये लड़की सचमुच इस घर को अपना बना लेगी तो 3 साल नहीं, जिस दिन मेरा दिल पूरी तरह आश्वस्त हो जाए उसी दिन मैं अपना वादा निभाऊंगा। शादी के बाद के शुरुआती कुछ दिन हर नए परिवार की तरह हंसी खुशी में बीते। आरती ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो इस घर में नई है। सुबह सबसे पहले उठकर वो सविता के साथ रसोई में हाथ बटाती, शिवराज जी के लिए समय पर चाय बनाती और फिर स्कूल चली जाती। स्कूल से लौटने के बाद भी वो आराम करने के बजाय सास के साथ रसोई में लग जाती। कई बार सविता उसे टोकते हुए कहती, बेटी, थोड़ी देर आराम कर लिया करो, सुबह से काम पर गई हुई हो। आरती मुस्कुराकर जवाब देती, माँ, अपने घर में काम करने से कौन थकता है। सविता हर बार उसकी बात सुनकर भावुक हो जाती। एक दिन रात को उसने शिवराज जी से कहा, जानते हो, आज पहली बार मुझे लगा कि सचमुच मेरी बेटी होती तो शायद ऐसी ही होती। शिवराज जी मुस्कुरा तो दिए, लेकिन उनके मन में अब भी एक डर बाकी था। वे खुद को समझाते रहते कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं। इंसान की असली पहचान समय के साथ होती है। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। आरती ने कभी गहनों की बात नहीं की। न उसने कोई शिकायत की, न कोई इशारा किया। बल्कि जब भी कोई रिश्तेदार शादी की बात छेड़ता और कहता, बहू, तुम्हें तो शादी में गहने बहुत कम मिले, तब वो हंसकर बात बदल देती। एक दिन पड़ोस की विमला चाची सविता के घर आईं। उन्होंने जानबूझकर आरती से कहा, बेटी, तेरे मायके वालों ने कुछ नहीं कहा। आजकल तो लड़कियां शादी के दूसरे दिन से ही अपने अधिकार मांगने लगती हैं।
आरती ने बहुत सहजता से उत्तर दिया, चाची जी, अधिकार मांगने से पहले अपना फर्ज निभाना चाहिए। मुझे इस घर ने सम्मान दिया है, विश्वास दिया है। बाकी चीजें समय आने पर मिल जाएंगी। विमला चाची उसके जवाब से निरुत्तर हो गईं। वो जाते जाते सविता से बोली, बहन, भगवान सबको ऐसी बहू दे। उस दिन सविता की आंखें भर आईं। उधर शिवराज जी ये सब सुन रहे थे। उनके मन में पहली बार हल्की सी ग्लानि हुई। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने इस लड़की के साथ कठोर व्यवहार किया है, लेकिन अगले ही पल उन्हें पहली बहू की याद आ जाती और उनका मन फिर से डर से भर उठता। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। लगभग 6 महीने बाद शिवराज जी को अचानक सीने में तेज दर्द उठा। आदित्य ऑफिस गया हुआ था, अंशुल दूसरे शहर मीटिंग में था और सविता घबरा गई। उसी समय आरती ने बिना देर किए पड़ोसी की कार मंगवाई, शिवराज जी को अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टर से बात की, दवाइयां खरीदी और पूरे समय उनके साथ बैठी रही। डॉक्टर ने बताया कि समय पर अस्पताल पहुंचने की वजह से बड़ा खतरा टल गया। शाम तक जब आदित्य और अंशुल अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आरती सुबह से बिना कुछ खाए पिए शिवराज जी के सिरहाने बैठी है। शिवराज जी ने पहली बार उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, अगर तू समय पर मुझे अस्पताल न लाती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। आरती मुस्कुराकर बोली, पापा, ऐसी बातें मत कीजिए। आपने मुझे बेटी कहा है तो मेरा भी फर्ज है कि मैं बेटी की तरह साथ निभाऊं। ये सुनकर शिवराज जी की आंखें भर आईं। अस्पताल से घर लौटने के बाद कई दिनों तक आरती ने स्कूल से छुट्टी ले ली ताकि वो शिवराज जी की देखभाल कर सके। वो समय पर दवा देती, डॉक्टर के बताए अनुसार खाना बनाती और रात में कई कई बार उठकर उनका हाल पूछती। एक रात शिवराज जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि आरती कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई है। उसके हाथ में दवा की शीशी थी और सिर दीवार से टिका हुआ था। शिवराज जी का गला भराया। उन्होंने धीरे से चादर उठाकर उसके ऊपर डाल दी। अगले दिन उन्होंने सविता से कहा, मैंने इसे बहू समझा था, लेकिन ये तो सचमुच बेटी बनकर आई है। सविता मुस्कुराई और बोली, मैं तो कब से यही कह रही हूँ। फिर भी शिवराज जी ने अपने मन को समझाया कि अभी 3-4 साल पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने जो निर्णय लिया है उसे जल्दबाजी में नहीं बदलेंगे। उधर आरती ने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि गहने कब मिलेंगे। उसके लिए ये विषय जैसे था ही नहीं। एक दिन उसकी माँ सुशीला उससे मिलने आई। उन्होंने अकेले में पूछा, बेटी, सच सच बता, तुझे बुरा तो नहीं लगा कि शादी में गहने नहीं मिले? आरती ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अगर मुझे उस दिन बुरा लगता तो मैं शादी ही क्यों करती। पापा ने मुझसे कुछ नहीं छिपाया था। उन्होंने अपना दर्द पहले ही बता दिया था। अब अगर मैं उनके घाव भरने के बजाय अपने गहनों की चिंता करूं, तो फिर मेरी पढ़ाई और मेरे संस्कार किस काम के। सुशीला ने बेटी को गले लगा लिया। उन्हें लगा कि उन्होंने सचमुच अपनी बेटी को सही शिक्षा दी है। उसी शाम शिवराज जी ने अनजाने में माँ बेटी की ये पूरी बातचीत सुन ली थी। वे दरवाजे के बाहर खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि आरती सिर्फ उनके फैसले का सम्मान नहीं कर रही, बल्कि उनके दर्द को भी समझ रही है। उस रात वे बहुत देर तक सो नहीं सके। अलमारी खोली, लॉकर की चाबी हाथ में ली और कुछ देर तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने बिना एक पल की भी देरी किए लॉकर से सोने के गहनों का वो डिब्बा बाहर निकाला और अगली ही सुबह आरती के सिर पर हाथ रखते हुए अत्यंत भावुक स्वर में बोले, बेटी, ये हमारा वादा था जो आज पूरा हुआ। दोस्तों, क्या शिवराज जी का अतीत के कड़वे अनुभव के कारण दूसरी बहू के लिए ऐसा शर्त रखना व्यवहारिक रूप से सही था, या इससे आरती के साथ अन्याय हो सकता था? आज के दौर में जब रिश्तों में अधिकार पहले और कर्तव्य बाद में देखे जाते हैं, आरती द्वारा निभाई गई समझदारी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।